व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? देखो, जब आप किसी भी इलेक्ट्रोड को उस इलेक्ट्रोलाइट में डालोगे, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, जिंक है, जिंक को आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया, जिंक 2+ में डाल दिया, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। देखो ये सॉलिड है, जिंक इज सॉलिड, जिंक 2+ इज एक्वस, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? फेज डिफरेंस, दिस इज फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे ना एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, जहां पे भी फेज डिफरेंस होगा वहां पे एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। और अगर वो फेज डिफरेंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में क्रिएट हुआ है, तो उसमें जो चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन जनरल जहां भी फेज डिफरेंस होता है बिटवीन एनी टू सरफेसेस, वहां चार्ज सेपरेशन होती है। ठीक है, सो ए पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप्स बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑन सेपरेशन ऑफ अकाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना वेरी करता है विद टेम्परेचर, विद कॉन्सेंट्रेशन। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसके साथ वेरी करता है? टेम्परेचर के साथ और कॉन्सेंट्रेशन के साथ। वो वेरी कैसे करता है मैथमेटिकली, वो हमको पता चलता है नर्स्ट इक्वेशन से। तो ये लिख लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? ई इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड। ई नॉट इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो आपको डाटा क्वेश्चन में गिवन होता है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो -2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ Q। Q होता है रिएक्शन कोशेंट, मैं लिख देता हूं ये। E इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्सपेरिमेंटल होता है। मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर 1 बार हो, तब जो पोटेंशियल है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आर तो गैस कांस्टेंट ही होता है, 8.314। टी टेम्परेचर है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड इन रिएक्शन। रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए ये मैं समझाऊंगा, अभी लिख लो। एफ है फैराडे, एफ है फैराडे। फैराडे का मतलब होता है चार्ज ऑन, फैराडे का मतलब लिख लो, फैराडे का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलॉम। बुक में 96487 करके भी सॉल्व किया हुआ है, 96487, थोड़ा एग्जैक्ट ये होता है। कंपटीशन में 96500 लेके कर लो, बोर्ड में 96487 लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट ही है। ठीक है, फैराडे का मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू है 96487 कूलॉम। क्यू है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका रिएक्शन कोशेंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमने 11th क्लास में लिखा है रिएक्शन कोशेंट, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा भी दूंगा। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग Q। ये है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड पे भी लग जाएगी, पूरे के पूरे सेल पे भी लग जाती है। ओके, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, तो नर्स्ट इक्वेशन पूरे सेल पे भी लग जाती है, सिंगल इलेक्ट्रोड पे भी लग जाती है। अब ना इसमें एक चीज है, आर की वैल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट ही है वो तो,
एफ की वैल्यू भी फिक्स है, कांस्टेंट है, वो 96487। टेम्परेचर वेरी करेगा और एन वेरी करेगा। टेम्परेचर नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है, क्योंकि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे आप रूम टेम्परेचर भी करोगे, तो नॉर्मली टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट नॉर्मली होता है। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू 298 पुट कर दो, आर की वैल्यू 8.314 पुट कर दो, एफ की वैल्यू 96487 पुट कर दो, तो सिर्फ एन बचा। तो ये ऐसे हो जाता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। ये मोस्ट यूज्ड फॉर्म है नर्स्ट इक्वेशन की, पता दोनों होने चाहिए आपको। सेम ई इलेक्ट्रोड के लिए भी यही हो जाएगा, ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। इस पे क्वेश्चन देखो, राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन इन डेनियल सेल। डेनियल सेल में जो सेल रिएक्शन हो रही है उसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले तो डेनियल सेल क्या होता है यही बताना चाहिए। डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरल टर्म है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा सेल होता है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो सेल तो बहुत तरह के होते हैं, है ना। डेनियल सेल उसमें से एक टाइप है। वो कौन सा होता है? जिसमें जिंक एनोड होता है और कॉपर कैथोड होता है। इस सेल को क्या बोलते हैं? डेनियल सेल। तो उसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखने को बोल रहा है। तो नर्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले आपको सेल की रिएक्शन पता होना चाहिए। सेल की रिएक्शन क्या होती है डेनियल सेल की? जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, तो सेल की रिएक्शन यही होगी ना। जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की रिडक्शन हो गई। ये क्लियर है? सेल रिएक्शन ये होगी। चलो अब इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? ई सेल इज इक्वल टू, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 298 केल्विन पे अगर लिखनी है तो 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। यही थी ना नर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें क्यू क्या है? क्यू इज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। उसमें प्योर सॉलिड्स या प्योर लिक्विड्स आप लेते नहीं हो, तो ये तो सॉलिड है, ये तो आएगा नहीं। 11th क्लास में कराए तो आएगा नहीं। आएगा कौन सा? सिर्फ जिंक 2 प्लस एक्वस और कॉपर 2 प्लस एक्वस। प्रोडक्ट है जिंक 2 प्लस एक्वस, ऊपर आ गया। रिएक्टेंट है कॉपर 2 प्लस एक्वस, नीचे आ गया। दोनों की कोफिशिएंट क्या था? 1 था ना, तो दोनों की पावर 1 ही आ जाएगी। तो क्यू आ गया यहाँ पे। तो क्यू क्या है? बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। क्यू की वैल्यू ये है इस क्वेश्चन में, ठीक है बात ये, रिएक्शन क्वोशिएंट। तो क्यू लिख दिया हमने। एन तो वैसे यहीं लिख दिया, एन यहाँ पे वैसे 2 है। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। अब देखो आप इन रिएक्शन, यहां पे मैं 2 भी लिख सकता था, एन भी लिख दिया, कोई बात नहीं। देखो जिंक से जिंक 2 प्लस बना तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, -2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2 प्लस से कॉपर बना, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। मतलब हुआ क्या? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 प्लस को दे दिए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड आर 2 इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। दैट इज व्हाई एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ओके अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का? राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल की नर्स्ट इक्वेशन लिखने को बोल दिया था, मैंने लिख दिया। अब वो बोल रहा है हाउ विल ई सेल बी अफेक्टेड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस आयन इंक्रीजेस। मतलब आप इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए तो ई सेल पे क्या असर पड़ेगा? इसको करने के 2 तरीके बता रहा हूं। एक तो नर्स्ट इक्वेशन को देख के, इसको देख के क्या लग रहा है? अगर मैं ये बढ़ाऊंगा, देखो अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो लॉग बढ़ जाएगा ना ये वाला। अगर ये बढ़ गया, यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो ई सेल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बिना नर्स्ट इक्वेशन लिखे भी कर सकता हूं मैं। कैसे? देखो किसी भी रिएक्शन का सेल, किसी भी रिएक्शन का पोटेंशियल ना, जितनी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी उतना होता है। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाती है ना, तो इस रिएक्शन का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात है? क्लास 11th में देखो ली चैटरलिस प्रिंसिपल किया था हमने।
कि अगर आप किसी भी चीज की, किसी भी रिएक्टेंट की, किसी भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो या कम करते हो, तो सिस्टम उस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने को या कम करने को अपोज करेगा। ये हमने क्लास 11th में किया, ली चैटली प्रिंसिपल, कि कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है, उस इक्विलिब्रियम को आप थोड़ा सा चेंज करते हो, सिस्टम आपके चेंज को अपोज करेगा। यही किया ना। अब आपने क्या किया, जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, जिंक 2+ की बढ़ा दी, सिस्टम बोलेगा कम करो इसको। सिस्टम कम कैसे करेगा इसको, रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करके। अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है फिर तो पोटेंशियल तो उसका कम ही हो गया ना, फॉरवर्ड जानी चाहिए थी पोटेंशियल बढ़ने के लिए। क्लियर, तो कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। तो जब आप सेल में से करंट ड्रॉ नहीं करते, तब जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन ही समझते हैं क्या है। ये एक सेल है, सेल को आपने एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो सेल के अंदर किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको मैंने इस सिंबल से ड्रॉ किया है जो अंदर प्रोड्यूस हो रही है। अब जब इसमें से करंट पास करेगा, सपोज 2 एम्पियर करंट पास करता है, तो 2 एम्पियर अगर करंट पास करता है तो यहां बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस करेगा, है ना। वोल्टेज V इक्वल टू आई क्या होता है, आई स्क्वायर आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ये प्रोड्यूस करेगा ना वोल्टेज ड्रॉप। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या वो सारा का सारा वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस ही ड्रॉप करेगा? नहीं, सेल की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी। यहाँ पे उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के अक्रॉस मान लो आर इंटरनल, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो आर इंटरनल इंटू 2 आर इंटू आई, इतना ड्रॉप यहाँ पे भी हो जाएगा। तो जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है सारा का सारा बल्ब के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी ड्रॉप हो रहा है। पर अगर ये करंट ड्रॉ नहीं करता, अगर ये करंट ड्रॉ नहीं करता तो क्या होगा, ये सेल है, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि करंट तो ड्रॉ हो ही नहीं रहा। समझ में आई बात है। मैं आपको ये एग्जांपल लेके भी समझाता हूं, देखो सपोज आपका ये जो वोल्टेज है 5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, और जो बाहर आपने बल्ब लगाया उसकी रेजिस्टेंस है मान लो 4 ओम्स। ओके, नाउ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ये है सेल अपना, ये अपना सेल हो गया, सेल पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, मतलब सेल के जो बाहर पॉइंट्स हैं ए और बी हो गए। ओके, सी और डी तो खैर ए और बी के जैसे ही है क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस लेस है। ओके, नाउ यहां इसको मान लेते हैं ई, पॉइंट ई, ठीक है। पॉइंट ई और पॉइंट ए का पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट है, पॉइंट ए का पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो पॉइंट ई का कितना होगा, 5 वोल्ट होगा ना, 5 वोल्ट चढ़ गया यहां से ऊपर। करंट कितना पास कर रहा है, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज ऑफ टोटल 5, आई इतना, रेजिस्टेंस कितना टोटल 5, तो आई कितना है 1 एम्पियर। तो सर्किट में करंट 1 एम्पियर पास करे जा रहा है, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हो जाएगा 1 वोल्ट का ना, अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ड्रॉप 1 वोल्ट का होगा ना। तो अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तो यही फिर 4 वोल्ट, सी पे 4 वोल्ट है, डी पे अगेन 0 वोल्ट है, तो सारा का सारा 4 वोल्ट इसी के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है ना। ये पूरा समझ में आ गया ड्रॉप कैसे हुआ सारा। करंट कितना है पहले सर्किट में ये बताओ, करंट 5 एम्पियर है, ये बात क्लियर है ना, करंट 5 एम्पियर, सॉरी हाँ करंट 1 एम्पियर है, ये बात तो क्लियर है ना। चलो, करंट 1 एम्पियर है, ठीक है ना। तो ड्रॉप पता कर लेते हैं पहले, व्हाट इज ड्रॉप अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बताओ ड्रॉप कितना होगा इसके अक्रॉस, V इज इक्वल टू आई आर, करंट कितना 1 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा 1 वोल्ट होगा ना, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप 1 वोल्ट होगा ना।
इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा? 4 वोल्ट्स। करंट 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 4, तो ड्रॉप 4 वोल्ट होगा ना। ड्रॉप, पहले ड्रॉप दिमाग में बिठाओ, यहाँ ड्रॉप कितना है? 1 वोल्ट। यहाँ ड्रॉप कितना है? 4 वोल्ट। ये तो ड्रॉप हो गया। अब पोटेंशियल मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। पोटेंशियल तो रिलेटिव होता है। सपोज दिस इज 0 वोल्ट, इफ दिस इज 0 वोल्ट, ई पॉइंट पे 5 वोल्ट होगा ना, क्योंकि बीच में 5 वोल्ट की बैटरी आ गई। अब ड्रॉप हो गया 1 वोल्ट, तो बी पे कितना होगा? 4 वोल्ट। बी और सी में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो सी पे 4 वोल्ट ही होगा। फिर ड्रॉप कितना हो गया? 4 वोल्ट का, तो डी पे फिर से 0 वोल्ट हो गया। ये मैंने पोटेंशियल्स मार्क किए। समझ में आ गई बात है? तो जब आप 1 एम्पियर का करंट पास कर रहे हो, तो हालांकि जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है वो तो 5 वोल्ट है, पर आपको सेल के टर्मिनल्स पे मिल कितना रहा है? 4 वोल्ट। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो आपको पूरा का पूरा मिल नहीं रहा है, बिकॉज कुछ ड्रॉप सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा है। समझ में आई बात? पर अगर आप सर्किट को ओपन कर दो, ये सर्किट को कहीं ना कहीं से आप ओपन कर दो, लो ओपन कर दिया सर्किट मैंने, अब करंट तो 0 हो गया। अगर करंट 0 हो गया तो क्या होगा? यहाँ 0 वोल्ट, करंट तो पास ही नहीं कर रहा, यहाँ 0, यहाँ बैटरी लगी है तो यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ करंट तो जा ही नहीं रहा। तो सेल के टर्मिनल्स पे भी 5 वोल्ट ही होगा। तो जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा, तो सेल जितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अवेलेबल होता है, उसको सेल ईएमएफ बोलते हैं। जितना सेल प्रोड्यूस करता है ना, उसको ईएमएफ बोलते हैं, सेल ईएमएफ। ओके, ये क्वेश्चन था कि सेल के इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस जब कोई करंट नहीं ड्रॉ किया जा रहा, तो जो वोल्टेज होते हैं उसको ईएमएफ बोलते हैं, मतलब वो कितनी प्रोड्यूस एक्चुअली कर रहा है वो। ठीक है, सेल ईएमएफ। क्लियर होगी बात है? ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये केमिस्ट्री में उतना नहीं आता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये आपको मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन है। द ग्राफ ऑफ, कुछ नहीं है मैथ का, फिर अगे मैथ का क्वेश्चन आ गया। द ग्राफ ऑफ Mg2+/Mg, मतलब इसका वर्सेस लॉग ऑफ Mg2+ वर्सेस ये, मतलब पहले तो ना इस इक्वेशन को ठीक करके लिख लो। ये आपको पता है लॉग a⁻b क्या होता है? b log a, ये होता है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ Mg2+ की पावर -1 लिख सकता हूँ ना। -1 बाहर आ जाएगा तो माइनस लॉग ऑफ Mg2+। तो मतलब मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ? माइनस लॉग ऑफ Mg2+। तो माइनस लॉग ऑफ Mg2+, एक आगे माइनस पड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? E Mg2+/Mg इज इक्वल टू E0 Mg2+/Mg+ 0.059/2 लॉग ऑफ Mg2+। यही बन गया ना, प्लस हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? इसका और इसका ग्राफ क्या बनेगा वो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसमें केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा। हालांकि ये इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन केमिस्ट्री की है, पर वो तो उसने क्वेश्चन में ही दे दी है ना। अब इसका ग्राफ क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m होती है स्लोप, c होता है y इंटरसेप्ट। ऐसे होता है ना, y इधर प्लॉट करो, x इधर प्लॉट करो, स्लोप आती है m, y इंटरसेप्ट आता है c। तो अब इनको कंपेयर कर लो बस टर्म्स को। y एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है आपको? E Mg2+/Mg। x एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+। और स्लोप कितनी आ रही है? पॉइंट, ये है ना स्लोप, x के बगल वाला जो है, x का कॉफिशिएंट 0.059/2, ये स्लोप आ गई। और ये क्या आ गया? y इंटरसेप्ट E0 Mg2+/Mg। ये ग्राफ बन गया सिंपल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया आंसर सही? कहाँ दिया ऐसा?
हाँ, ये रहा, सेकेंड ऑप्शन आ गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ बना भी हुआ ग्राफ, सारा सारा बना हुआ, ठीक है ना। ये कैसे आया, ये नर्स्ट इक्वेशन है, हालांकि ये हमसे पूछा नहीं गया, बट दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। हम नहीं भी दिया होता तब भी हमको ये लिखनी आनी चाहिए। ये रिडक्शन ऑफ मैग्नीशियम की नर्स्ट इक्वेशन है, देखो, मैग्नीशियम 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकम मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम की रिडक्शन हो रही है ना, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे? नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? ई mg2 प्लस स्लैश mg, यही ना। ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 बाय एन की वैल्यू कितनी है? दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है ना, बाय 2 लॉग ऑफ क्यू क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट तो प्योर सॉलिड है इसलिए लेना नहीं है, तो 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ mg2 प्लस। ये हमको लिखनी भी आनी चाहिए, लेकिन उसने क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है बात है। नर्स्ट इक्वेशन, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 6 गिवन बिलो। तो एक फिगर है, आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो? ओके, देखो ये ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम आगे पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना आपको ये गैस करना होता है कि अगर आपको दो सब्सटेंस दे दिए जाएं तो उनमें से कौन सा होगा जो एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो एनोड होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड होता है। ये मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कराऊंगा आपको इसी चैप्टर में आगे, ओके। तो मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूं, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। इसलिए आप जब भी जिंक और सिल्वर को कनेक्ट करोगे, जिंक विल एक्ट एज एनोड एंड सिल्वर विल एक्ट एज कैथोड, आप जब भी कनेक्ट करो, ओके। इसका मैं लिख देता हूं, इसका मोर रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना जरूरी है। कैथोड पे रिडक्शन होती है इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना जरूरी है। ऐसा होता है जिंक और सिल्वर के केस में, ओके। चलो अब देखते हैं। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सटर्नल सर्किट में कहां से कहां फ्लो करते हैं? एनोड से कैथोड, ऐसे ही होता है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, वायर में, ठीक है ना। तो यहां पे फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? जिंक से सिल्वर की तरफ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में ही पूछा था ना, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, वो जिंक से सिल्वर। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज ड्रॉन ऑन द लेफ्ट। वैसे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड लेफ्ट में ड्रॉ किया जाता है, तो यहाँ लेफ्ट में कौन ड्रॉ किया हुआ है? जिंक। कैथोड राइट में ड्रॉ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड फ्लो करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, इसलिए गिवन क्वेश्चन में वो जिंक से सिल्वर की तरफ जा रहे हैं। ये बात तो क्लियर है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे ना, कैथोड पे रिडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो इसलिए एनोड से कैथोड फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, इज सिल्वर प्लेट एनोड और कैथोड? सिल्वर प्लेट एनोड है या कैथोड है? कैथोड है। सिल्वर प्लेट कैथोड है। व्हाट विल हैपन इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड? अगर ये सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो फिर बस फिर सेल बंद कर हो जाएगा। पूरा सर्किट तो कंप्लीट चाहिए ना। सेल स्टॉप फंक्शनिंग व्हेन देयर इज नहीं सॉरी इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड करंट फ्लो स्टॉप, करंट का फ्लो रुक जाएगा। व्हेन विल सेल स्टॉप फंक्शनिंग? हाँ, सेल कब रुकेगा? अब एक तो बोलोगे कि सॉल्ट ब्रिज हटा दो, सर्किट तोड़ दो, वो बात नहीं करनी। नेचुरली मतलब सर्किट पूरा कंप्लीट है मान लीजिए, तब भी सेल स्टॉप कर देगा फंक्शनिंग। ऐसा कब होगा? डिफरेंस है बात में। क्वेश्चन को आपने इस तरह से आंसर करना है। आपने ये नहीं बोलना सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर दो सेल फंक्शन करना बंद कर गया, ऐसे नहीं करना। मतलब आपने कुछ उसकी कंस्ट्रक्शन में छेड़ नहीं करना, कंस्ट्रक्शन उसकी वैसे की वैसे ही है, फिर भी सेल काम करना बंद कर गया। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा, देखो, जब उसका क्यू के हो जाए। देखो, सेल स्टॉप
functioning when there is no net flow of electrons. This happens when cell reaches equilibrium. ये बात है, देखो ये सेल की रिएक्शन है, जिंक एनोड है और सिल्वर कैथोड है, तो ये रिएक्शन सेल की दी हुई है, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सिल्वर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये सेल की रिएक्शन है, क्लियर है बात है। अब देखो जब तक सेल, इस सेल में हो क्या रहा है, जिंक इज ट्रांसफरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्वर प्लस, जब तक ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तब तक सेल काम करता रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बंद हो गया तब सेल बंद हो जाएगा। कहने का मतलब जब तक ये रिएक्शन हो रही है तब तक सेल काम करेगा, जब तक ये रिएक्शन नहीं, जब ये रिएक्शन बंद हो जाएगी तब सेल काम नहीं करेगा। अब रिएक्शन बंद तो नहीं होगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, ठीक है ना, जितनी फॉरवर्ड उतनी ही बैकवर्ड उस स्टेज पे पहुंच जाएगी। शुरू शुरू में क्या है, जब आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है सेल, तब ये रिएक्शन की नेट जो फ्लो है वो नेट फॉरवर्ड है, ऐसा नहीं कि बैकवर्ड आई नहीं रही, लेकिन नेट क्या है, ज्यादा फॉरवर्ड है। जैसे समय बीतेगा बैकवर्ड रिएक्शन भी फास्ट होने लग जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा। उस समय क्या होगा, नेट फ्लो ऑफ करंट जीरो, सेल डेड। क्लियर, चलो हाउ विल कॉन्सेंट, तो व्हेन विल सेल स्टॉप फंक्शनिंग, व्हेन रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम। फिफ्थ, हाउ विल concentration of zinc 2 plus ions and silver plus ions be affected when the cell functions। हाँ, जब सेल चल रहा है, अभी इक्विलिब्रियम पे आया नहीं है, जब चल रहा है तब इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे क्या असर पड़ेगा। देखो इसके लिए सेल रिएक्शन देखनी पड़ेगी हमको। ये सेल रिएक्शन है, सेल कब तक काम करता है, जब तक रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, सिल्वर प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में सेल फंक्शंस बाय नेट फॉरवर्ड मोशन ऑफ दिस रिएक्शन। बाय फॉरवर्ड मोशन ऑफ रिएक्शन सिल्वर प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस एंड जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है बात है। How will the concentration of zinc 2 plus ion and silver plus ion be affected after the cell becomes dead? ये तो फिर वही बात हो गया ना, फोर्थ और सिक्स तो एक जैसा ही है। जब सेल डेड हो जाएगा तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट जितनी है उतनी रहेगी, ठीक है ना। जब तक सेल चल रहा है तब तक तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इसकी कम हो रही है, लेकिन जब एक ऐसी स्टेज आएगी जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो सेल डेड, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। Cell becomes dead when there is no net movement of charge. This happens when cell reaction reaches equilibrium. At equilibrium इन दोनों की concentration constant हो जाएगी। Next, EAg plus slash Eg increases with increase in concentration of Ag plus ions। तो पहले तो आपको क्या बोला, EAg plus 2Ag, इसको लिख लो। Ag plus 2Ag कैसे बनेगा, Ag plus aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन्स बिकम Ag सिल्वर, इसी का पोटेंशियल बोल रहा है वो। ये क्या बोल रहा है वो, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन। देखो अगर आप Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, ली चैटर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, यही होता है ना ली चैटर प्रिंसिपल। आप किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, सिस्टम उसको कम करना चाहता है, तो सिस्टम कम कैसे करेगा, इसको फॉरवर्ड शिफ्ट करके। तो अगर आपने Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होने का मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। EAg प्लस टू Ag हैज पॉजिटिव वैल्यू, ये ना मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताऊंगा, ये ट्रू है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। हाइड्रोजन से नीचे जो भी एलिमेंट आते हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। ओके तो ये भी सही है, बोथ आर सही, बट बोथ आर करेक्ट, बट ये इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना, ठीक। वो तो ली चैटर प्रिंसिपल से होता है या नर्स इक्वेशन से होगा। ये पॉजिटिव है, इसके कारण तो असर्शन एक्सप्लेन नहीं हो रहा ना। सो बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है।